मेरे घनिष्ठ मित्रों, नमस्कार। AFEIS के आज 7 जनवरी 2021 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं घरेलू महिलाओं का योगदान इस विषय पर कुछ बातें करूंगा, लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं। न्यूज़ में भी और दूरदर्शन समाचार में भी आपने बर्ड फ्लू के बारे में काफ़ी कुछ सुना, जिसे एवियन फ्लू भी कहा जाता है, बर्ड फ्लू भी कहा जाता है, एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है, बर्ड इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है। इसके बारे में दूरदर्शन पर काफ़ी बड़ी डिबेट भी दिखाई गई थी। डिबेट तो नहीं कहना चाहिए, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में चीज़ें प्रस्तुत की गई थी और बेसिक नॉलेज के लिए वो काफ़ी अच्छा प्रोग्राम था। एक अच्छी बात यह है कि अभी तक जो रिपोर्ट आई है उसके तहत यह स्पष्ट हो गया है कि फिलहाल तो कम से कम यह मनुष्यों में नहीं आया है। मुझे याद आ रहा है कि 2006 में भी यह इन्फ्लुएंजा काफ़ी फैला था। कुछ राज्य इसके चपेट में आ गए हैं। यह भी एक प्रकार का आपदा प्रबंधन की ही स्थिति की ओर इशारा कर रहा है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से केंद्र सरकार बाकायदे निर्देश दे रही है राज्यों के बारे में, राज्यों को एडवाइजरी जारी कर रही है कि आप ये कीजिए, आप ये कीजिए, आप ये कीजिए। राज्य भी सतर्क हो गए हैं। तो यह आपदा प्रबंधन है, आपदा प्रबंधन में ये शामिल है। बाद में आपको मालूम है कि जब कोरोना आया तो फिर कोरोना को भी बाकायदे राष्ट्रीय आपदा के तहत इंक्लूड कर लिया गया है। जहाँ तक एग्जामिनेशन के पॉइंट का सवाल है फ्रेंड्स, मैं नहीं समझता कि ये कोई बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होगी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन देखते हैं कि ये क्या रूप लेती है और इस पर किस किस तरीके से अखबार और जो हमारे संचार माध्यम है वो लिखते हैं, बहस कराते हैं। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। दोस्तों, किसान आंदोलन आप देख रहे हैं कि लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया है, पहले भी गया था और सुप्रीम कोर्ट ने ये हिदायत दी थी कि आपस की बातचीत से अगर इसे सुलझा लिया जाए तो बेहतर होगा, लेकिन अभी तक कोई रास्ता नहीं निकला है। फिर से कोर्ट में यह मामला चला गया है, कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है सरकार से। उस समय भी उसने इसके बारे में उत्तर मांगा था, सरकार उत्तर नहीं दे सकी, लेकिन फिलहाल उसने कोर्ट को कहा है कि बातचीत चल रही है और हम उम्मीद करते हैं 11 तारीख को देखिए इस कोर्ट में सुनवाई होगी। तब तक क्या स्थिति बनती है वी डोंट नो, लेकिन जो सिचुएशन बन रही है वो बहुत अच्छी नहीं है। आज के दैनिक भास्कर में वेद प्रताप वैदिक जी का इसी को लेकर के फ्रेंड्स एक लेख आया हुआ है, वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं। उस लेख में उन्होंने कुछ बहुत अच्छे उपाय सुझाए हैं, उपाय बताए हैं कि अब जबकि स्थिति ये हो गई है कि केंद्र सरकार विड्रा नहीं कर सकती अपने तीनों कानूनों को। केंद्र सरकार साफ साफ कह चुकी है कि नहीं, अब कानून तो विड्रा नहीं होगा, क्योंकि जो दूसरे राज्य हैं वो इसका सपोर्ट कर रहे हैं। किसानों के बहुत से संगठन इसके पक्ष में हैं कि इस कानून को लागू किया जाए। आप लोग हैं कि इसका विरोध कर रहे हैं, तो किसकी बात मानी जाए? तो एक तरह से बहुत जबरदस्त किस्म के अवरोध की स्थिति तो है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जा सकता है, इसके बारे में वेद प्रताप वैदिक जी ने कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को सजेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ वो उन्होंने जो पॉइंट्स बताए हैं उनमें जो आपको बहुत वैलिड पॉइंट लगते हैं उन्हें आप नोट कर लें। उसके 3 पॉइंट बहुत ही वैलिड हैं और बहुत ही व्यावहारिक है, बहुत ही अच्छे पॉइंट्स उन्होंने सुझाए हैं। देखिए, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन मेंस का जो बता रहा हूँ मैं, पैटर्न यही होता है कि वो किसी समस्या की चर्चा करते हैं, किसी कथन के रूप में, स्टेटमेंट के रूप में। इसके बाद सरकार क्या क्या कदम उठा रही है, उसके बारे में क्या क्या किया जा रहा है या समाज क्या कर रहा है, और इसके बाद फिर ये पूछते हैं कि आप कुछ सुझाइए, आप कुछ बताइए, आप क्या करना चाहेंगे। तो उसके तहत ये पॉइंट्स बहुत काम आएंगे और तैयारी करते समय आपको इस बात के प्रति सतर्क भी रहना चाहिए कि जहां भी आपको इस तरह के सजेशन मिल रहे हों, रेफरेंसेस मिल रहे हों, बेहतर है कि आप उन्हें नोट कर लें। दोस्तों, अखबारों में आप जैक मा का नाम सुन रहे हैं, 3-4 दिन से अखबारों में आ रहा है, जिन्होंने अलीबाबा कंपनी की स्थापना की थी। चीन के धनी लोगों में से हैं, बहुत बड़े व्यक्ति हैं। ये भी गायब हो गए हैं। चीन के बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने शायद चीन की कुछ आलोचना कर दी थी, तो सरकार ने कुछ ऐसा कदम उठाया होगा कि उन्हें नज़रबंद कर दिया है। सिचुएशन क्या है नहीं मालूम,
लेकिन फिलहाल एक खबर और भी है कि चीन के ही बारे में कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक टीम वुहान में जाना चाहती है और वहां जाकर के वो समझना चाहती है कि ये जो कोरोना का संक्रमण हुआ फैला, ये कैसे फैला, क्या हुआ। तो चीन ने उसकी WHO की टीम को आने से रोक दिया है। ये अखबार में थोड़ी सी खबर है। वास्तविक स्थिति क्या है, अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें वेट करना चाहिए, लेकिन इशारे के तौर पर मैं आपको केवल इसलिए बता रहा हूं कि यदि आपको कहीं कुछ पढ़ने को मिले तो आप थोड़ी सतर्कता के साथ पढ़ें कि इस खबर में कितनी सच्चाई है, और अगर सच्चाई है, बात आगे बढ़ती है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान भी दें। फ्रेंड्स, आज के एक अखबार में मुझे एक अच्छी खबर मिली है और वो है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, और ये बहुत अच्छी खबर मुझे लगी। सरकार ने अभी एक ड्राफ्ट जारी किया है और खासकर इसका संबंध है कि हमारे देश में जो शोध होते हैं, जो नवाचार होता है, कैसे उसको बहुत बढ़ाया जाए। और भारत ने अपना ये लक्ष्य भी निर्धारित किया है कि हम बहुत जल्दी दुनिया की विज्ञान के क्षेत्र में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। तो उन्होंने एक ड्राफ्ट जारी किया है। 25 जनवरी तक इस पर सुझाव मांगे गए हैं और इसी में है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। दरअसल सब्सक्रिप्शन शब्द पर ध्यान दीजिए। आप कोई मैगजीन खरीदते हैं सालाना या 5 साल के लिए, तो आप इकट्ठा पैसा जमा कर देते हैं और फिर वो मैगजीन आपके पास आने लगती है। इसका मतलब है कि आपने उस मैगजीन को सब्सक्राइब कर लिया। आप न्यूज़ चैनल्स, जो आपके टीवी चैनल्स भी आते हैं दुनिया भर के, उसको भी आप सब्सक्राइब करते हैं, OTT सब्सक्राइब करते हैं, बस उसी तरह का है। तो आप मैगजीन सब्सक्राइब कर रहे हैं। किस विषय की मैगजीन सब्सक्राइब कर रहे हैं? वैज्ञानिक शोध संबंधी मैगजीन सब्सक्राइब कर रहे हैं। कहां की मैगजीन सब्सक्राइब कर रहे हैं? ये विश्व की मैगजीन, यानी कि दुनिया भर में साइंस पर जो पत्रिकाएं निकलती हैं, जिन्हें आप साइंटिफिक जर्नल कहेंगे, उन्हें आप सब्सक्राइब करते हैं। और ये सारी मैगजीन्स बहुत महंगी होती हैं, बहुत महंगी होती है। इसी का आप अंदाजा लगा लीजिए कि हमारे देश में अभी लगभग 3 लाख लोग रिसर्च कर रहे हैं। 3 लाख वैज्ञानिक है, कहना चाहिए, लोग नहीं कहना चाहिए, माफी चाहूंगा। 3 लाख वैज्ञानिक है, ये शोध कर रहे हैं और स्वाभाविक है कि ये जर्नल को सब्सक्राइब करेंगे। और इस पर हर साल 1500 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। 1500 करोड़ रुपए। तो मैगजीन कितनी महंगी होती होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो सरकार ने अब यह फैसला किया है कि ये जितने भी जर्नल्स आते हैं, इन्हें सरकार सब्सक्राइब करेगी, इनका सब्सक्रिप्शन सरकार देगी, और इसके बाद फिर इसका जो एक्सेस है, ये देश के नागरिकों तक पहुंचा देगी। और फिर आप उस एक्सेस पर जाइए और मैगजीन में जो कुछ भी उस जर्नल में छपा है वो आप पढ़ लीजिए। तो यानी आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या हो सकता है कि सरकार इसके बारे में कोई बहुत थोड़ा सा मिनिमम चार्जेस ले, इसके बारे में स्पष्टता नहीं है। तो यह है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। दोस्तों, ये जो ड्राफ्ट आया है, ये ड्राफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट ड्राफ्ट है, लेकिन चूंकि इस पर अभी राय मांगी गई है लोगों की, तो इसके बारे में जो दूसरे पॉइंट्स हैं उन्हें मैं आपके सामने नहीं रख रहा हूं। जब ये ड्राफ्ट फाइनल हो जाएगा तब हम अगर बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। फ्रेंड्स, हाई कोर्ट ने एक बहुत अच्छा वाक्य कहा है और उसमें उन्होंने कहा है, चेन्नई के हाई कोर्ट ने ये कहा है कि धर्म का अधिकार जीवन के अधिकार से बड़ा नहीं हो सकता। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। बस अपडेट करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि खासकर रंगनाथ स्वामी मंदिर में जो उत्सव वगैरह मनाया जाना था, उस पर भी फिलहाल रोक लगी हुई है। तो कुछ लोग चाहते थे कि वो रोक हटाई जाए कोरोना के संकट को देखते हुए। फिर हाई कोर्ट ने यह कहा कि नहीं, जीवन का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार होता है, धर्म का अधिकार नहीं, क्योंकि दोनों अब हमारे मूल अधिकार में शामिल हैं। आप जानते हैं कि धर्म का अधिकार भी मूल अधिकार है, साथ ही साथ जीवन का अधिकार भी मूल अधिकार है। तो अब सवाल ये उठता है कि दोनों में से बड़ा कौन है? तो आपके दिमाग में स्पष्ट होना चाहिए कि जो जीवन का अधिकार है वह सबसे बड़ा अधिकार है। फ्रेंड्स, आइए अब मुख्य विषय पर बात करते हैं, घरेलू महिलाओं का योगदान। देखिए, जब भी हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो मज़ेदार बात यह है कि थोड़ी सी इकोनॉमिक्स मुझे आती है और मेरा बड़ा प्रिय विषय भी रहा है। ग्रेजुएशन में मैंने इकोनॉमिक्स ही लिया था और पोस्ट ग्रेजुएशन भी मैं चाहता था कि इकोनॉमिक्स से करूं, लेकिन 1 महीने के बाद मैंने अपना सब्जेक्ट बदल दिया, डर करके नहीं
कि इकोनॉमिक्स मेरे से संभलेगा नहीं, बल्कि जो हमारे यहाँ इकोनॉमिक्स की जो फैकल्टी थी वो बहुत ही पुअर थी, गलत सही गलत पढ़ाती थी, मुझे मज़ा नहीं आता था और मेरा सपना था कि मैं यूनिवर्सिटी से इस विषय पर गोल्ड मेडल लूँ। तो मेरे पास अब कोई चारा नहीं रह गया था कि मैं इस सब्जेक्ट को छोड़ दूँ दोस्तों, इसलिए मैंने इकोनॉमिक्स छोड़ी, अदरवाइज़ मेरा बहुत ही प्रिय विषय है। इकोनॉमिक्स में आप देखिए कि हम सर्विस सेक्टर की बात तो करते हैं, है ना। एक तो मैन्युफैक्चरिंग से एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, ठीक है चलिए एग्रीकल्चर सेक्टर है, दूसरा उद्योग का क्षेत्र है, तीसरा सर्विस सेक्टर। हम सर्विस सेक्टर की तो बात करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जो घरेलू महिलाएं हैं, घर में रह करके जो काम कर रही हैं, जो सेवाएं दे रही हैं, वो हमारे जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता। इसीलिए आपने महसूस किया होगा कि जब कहीं आप पार्टी में जाएं और किसी महिला से पूछें कि आप क्या करती हैं, तो अगर वो नौकरी नहीं कर रही हैं तो वो सकपका जाती है, कहती नहीं मैं हाउस वाइफ हूँ, और बड़े मरे मरी आवाज में कहती हैं कि मैं हाउस वाइफ हूँ। इसका मतलब है कि मैं कुछ नहीं करती हूँ, जबकि सच में वो बहुत कुछ करती हैं। और अगर आप ग्रामीण महिलाओं को देखें तो हाउस वाइफ भी हैं, वो घर का भी पूरा काम कर रही हैं, भोजन बनाती ही हैं, घर की पूरी देखभाल करती हैं और बच्चों को पालती हैं। अगर घर में मवेशी हैं तो वो भी बाकायदे महिलाएं ही संभालती हैं, और फिर वो खेती बाड़ी में भी का भी काम करती हैं। ये घरेलू महिलाएं वो हैं जो गांव में रह रही हैं, और शहर की जो महिलाएं हैं जो घर में रह रही हैं, पूरे घर को मैनेज कर रही हैं, भोजन बना रही हैं, घर की साफ सफाई कर रही हैं, दूसरे लोगों का ध्यान रख रही हैं, बच्चों का ध्यान रख रही हैं, सब कुछ मैनेज कर रही हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। लेकिन हम यही कहते हैं कि नहीं नहीं वो तो कुछ नहीं कर रही है, बस घर में रहती है। दोस्तों अभी जो हमारा स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जिसे हम एनएसओ कहते हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है, टाइम यूज इन इंडिया 2019। तो लेटेस्ट रिपोर्ट है, टाइम यूज इन इंडिया 2019। इस रिपोर्ट में इन्होंने कहा है कि जिन्हें हम गृहिणी कहते हैं, हाउस वाइफ, गृहिणी, हिंदी में उसे हम गृहिणी कहते हैं, वो रोजाना लगभग 5 घंटे, 299 मिनट्स है, 5 घंटे रोजाना, 5 घंटे अपने परिवार के सदस्यों को घरेलू सेवाएं देती है। परिवार के सदस्य के जितने भी मेंबर्स हैं फैमिली के, आप देखिए कि उस महिला पर भी टिके हुए हैं। पानी गर्म हुआ कि नहीं नहाने के लिए, अच्छा चाय बना दो, अच्छा नाश्ता तैयार हुआ कि नहीं हुआ, टिफिन रेडी हो गया, बच्चे से लेकर के और बड़े ऑफिस जाने वाले तक लगातार डिमांड करते रहते हैं और उनकी सेवा करती रहती है। 5 घंटे उसके इसी में गुजरते हैं। और इसके बाद फिर उन्होंने दिया कि 234 मिनट्स, जिसे आप मोटे तौर पर 4 घंटे कह लीजिए, 240 मिनट का 4 घंटे हो जाएंगे, 4 घंटे वो देखभाल और सेवाओं में लगाती है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई तो बिस्तर ठीक करने हैं, तो झाड़ू पोछा करना है, तो बर्तन करना है, तो फलाना करना है, ये देखभाल और सेवा इन सब में लगाती 4 घंटे, यानी कि 5 4 9 घंटे वो काम कर रही है। और हम कह देते हैं कि वो घरेलू महिला है, वो गृहिणी है, वो कुछ काम नहीं कर रही है। और मजेदार बात यह है कि इसी को लेकर के हमारी सुप्रीम कोर्ट है, उसने भी एक डिसीजन दिया है और उसको बाकायदे कोट किया है कि आपको इस बारे में विचार करना चाहिए कि जो घरेलू महिला है, जिन्हें हम गृहिणी कहते हैं, उसका परिवार के आर्थिक विकास में कितना बड़ा योगदान है, और इसके बावजूद हम उन्हें अपने इकोनॉमिक एनालिसिस में, आर्थिक विश्लेषण से दूर रखते हैं। तो दोस्तों, चूंकि जो विमेन एम्पावरमेंट आपके मेन एग्जामिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप अपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठा करके देखिए, हर साल कम से कम 2 क्वेश्चन तो विमेन पर पूछे ही गए हैं। तो ये बहुत अच्छा अपडेट करने वाली इंफॉर्मेशन है, आपको चाहिए कि आप अपडेट कर लें। फ्रेंड्स, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से 2 दोस्तों के नाम हैं, साक्षी पाटीदार और गावित जिग्नेश आई, नवसारी गुजरात से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करते हैं।